करती है। तो ये आप यहाँ पर देखोगे, यदि इसको जूम करके बताता हूँ मैं, ये देखो, ये एक डिस्क है। ये डिस्क जो है देखो अवतल दर्पण के रूप में दिख रही है, बाहरी सतह पे इसने पॉलिश कर दी, अवतल दर्पण के रूप में दिख रही है हमको। तो यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है, और इस सूर्य की प्रकाश किरणें जब दर्पण पर पड़ती हैं तो ये क्या होती है, यहाँ पर अगर वो कुकर वगैरह या कोई बर्तन रख दें हम, तो इसको जो है वो गर्म कर देती हैं, और जो खाना रखा हुआ होता है इसमें वो गर्म हो जाता है। देखो लिखा हुआ है सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन यानी कि प्रकाश, सूर्य की प्रकाश किरणें। कॉनकेव रिफ्लेक्टर मतलब कि कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। फिर उसके बाद कुकर कंटेनिंग फूड प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। इसको कहाँ रख दिया जाता है, खाने के बर्तन को उसके फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु समझते हैं ना, अपन ने देखा था, अभी कल देखा था फोकस, मुख्य फोकस किसको बोलते हैं, मुख्य फोकस पे अपन क्या रख देते हैं, खाने का बर्तन रख देते हैं। तो प्रकाश किरणें आती हैं, परावर्तित होती हैं और खाने के बर्तन को गर्म कर देती हैं, जिसके कारण से पका हुआ जो रखा हुआ खाना है वो पक जाता है। ये प्रैक्टिकल उदाहरण है, रियलिटी में ऐसा दिखता है। ऐसी छतरी जैसी रहती है, ये आपको खाने का बर्तन रखा हुआ दिख रहा होगा, है ना। ये खाने का बर्तन इसके मुख्य फोकस पर रख देते हैं, तो सूर्य की प्रकाश किरणें इस पे पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट होकर खाने के बर्तन से टकराती हैं। खाने का बर्तन जो है वो गर्म हो जाता है और क्या हो जाता है, हमारा खाना पक जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण उपयोग हैं जिनका यूज जो है वो अवतल दर्पण, जिनमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये अवतल दर्पण के उपयोग है, क्या याद रहेंगे ना? अगर अगर ये इमेज आप दिमाग में बसा लो तो बहुत अच्छी बात है, मैं व्हाट्सएप पे तो भेज ही दूंगा। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग कौन, डेंटिस्ट करता है, सेविंग मिरर के रूप में होता है। और एस, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एस एस डी। अवतल दर्पण बोले तो एस एस डी। एस एस डी मतलब शेविंग मिरर, सौर भट्टी, डेंटिस्ट। एस एस डी। अवतल दर्पण का यूज 3 जगह पर किया जाता है, शेविंग मिरर, दंत सॉरी सौर भट्टी, और डी मतलब डेंटिस्ट। डी तो आप इसको कुछ भी अपनी मर्जी से बना सकते हो, एस एस डी कर सकते हो, डी एस एस कर सकते हो, एस डी एस कर सकते हो, जो आपकी मर्जी हो वो कर सकते हो आप याद रखने के लिए। तो वो चीज आप याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, एस एस डी में। एस बोले तो शेविंग मिरर, एस बोले तो सौर भट्टी, और डी बोले तो डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक भी यूज करते हैं। मेरे ख्याल से याद हो गए होंगे अवतल दर्पण यहाँ यूज किए जाते हैं, इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो अब बात करते हैं अपन दूसरे वाले मिरर की, जिसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का सबसे अच्छा उपयोग है, सबसे बढ़िया जगह वो जो यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर देखा है आपने, गाड़ियों में लगा हुआ होता है, साइड मिरर देखा होगा सभी ने, है ना। उस साइड मिरर पे कभी देखा है, हाँ साइड मिरर में जो यूज किया जाता है वो उत्तल दर्पण यूज किया जाता है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आगे के उदाहरण में ले रहा हूँ, उससे पहले एक बात बताओ, यहाँ कांच पर कुछ व्हाइट अक्षरों में कुछ कुछ लिखा रहता है, कभी देखा है? कांच पर व्हाइट अक्षर में कुछ कुछ लिखा रहता है यहाँ पर। ये गाड़ी का हो गया, यहाँ अगर बाइक का होता है ना तो बाइक में यहाँ लिखा रहता है। पता है क्या किसी को क्या लिखा रहता है? हाँ, लिखा क्या रहता है वो नहीं पता, पर देखा है लिखा रहता है कुछ। लिखा रहता है, हाँ। तो वो क्या लिखा रहता है, वो लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ऐसा कुछ लिखा रहता है। अगर आज में आपको टाइम मिले ना तो आप देखिएगा, कांच में किसी का कोई सी गाड़ी के कांच में अगर लिखा हो तो ऑब्जेक्टिव्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ऐसा कुछ दिख रहा है ना, क्या लिखा है मैंने, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ऐसा लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो दर्पण में आपको चीजें दिख रही हो, ऑब्जेक्टिव मतलब की चीजें, वस्तुएं, इन द मिरर मतलब कि दर्पण में, क्लोजर मतलब आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब कि आप जो दर्पण में चीजें देख रहे हो वो मतलब वास्तविक स्थिति से हमको पास में दिखाई देती हैं। जब आप दर्पण में देखते हो, गाड़ी यूज करते हो, बाइक चलाते हो और साइड मिरर में देख रहे होते हो, तो नॉर्मली दर्पण में जहां हमको गाड़ी दिख रही होगी, मतलब हमको दिख रही होगी बहुत पास है हमसे वो,
लेकिन वास्तव में वो थोड़ी गाड़ी थोड़ी सी दूर होती है, क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब कि वो गाड़ी हमको पास दिखती है, जितनी वो पास है नहीं, लेकिन उससे ज्यादा पास दिखती है। तो ऐसा होता है ना। तो इसको याद रखेंगे आप। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है वो उसका भी रीजन है। क्योंकि ये क्या दिखाता है, उत्तल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। अच्छा, एटीएम गए हो कभी पैसे निकालने पापा के साथ, या खुद गए हो एटीएम निकालने के लिए पैसे? एटीएम जाते हैं अपन, अगर नहीं गए हो तो आप जाओगे ना, तो आप देखना एक चीज, एटीएम पर ऊपर ऐसा एक प्लेट जैसी लगी रहती है, चमकीली चमकीली। क्या वो सीसीटीवी होता है? नहीं, वो सीसीटीवी नहीं होता है। सीसीटीवी तो ये लगा हुआ है, देखो सीसीटीवी अलग ही दिख जाएगा आपको कैमरे के रूप में, जैसे आपका मोबाइल का कैमरा दिखता है ना, वैसे ही आपको सीसीटीवी भी दिख जाएगा एटीएम पे लगा हुआ। फिर ये क्या बला होती है, ये जो चमकीला चमकीला लगा रहता है, ये भी उत्तल दर्पण होता है। ये क्या दिख रहा होता है हमको, ये भी उत्तल दर्पण होता है। क्यों लगाते हैं एटीएम पे उत्तल दर्पण? एटीएम पे उत्तल दर्पण इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हो, तो आप पीछे देख सको उस दर्पण के माध्यम से कि आपके पीछे कोई खड़ा तो नहीं है। अगर आपके पीछे कोई खड़ा है तो आप उस दर्पण में देखकर चौंक जाओ या फिर चौकन्ने हो जाओ, ताकि आपकी पर्सनल जानकारी या पैसे कोई चुरा ना ले, या फिर पिन कोई चोरी ना कर ले। पिन नंबर होता है ना, जैसे एटीएम से पैसे निकालते हैं, वो कोई चोरी ना कर ले, इसलिए जो है वो दर्पण उस पे एटीएम पे लगा हुआ होता है। एटीएम पर किस दर्पण का यूज किया जाता है? एटीएम पर भी उत्तल दर्पण का ही यूज किया जाता है। अब आखिरी जो उपयोग है वो क्या है, वो है सड़क किनारों पर तीक्ष्ण मोड़ के रूप में। तीक्ष्ण मोड़ के रूप में, आप में से जो बच्चे तवानगर गए हैं डैम देखने के लिए, तवानगर के डैम के सामने ऐसा कुछ, ऐसा दर्पण लगा हुआ था, आपको याद हो यदि तो। ऐसा दर्पण अगर आप कभी इंदौर गए हो, इंदौर के आगे एक क्षेत्र पड़ता है, मांडू का किला पड़ता है, वहां मांडू के किले में भी अगर आप देखोगे तो सड़क किनारों पर ऐसे मिरर लगे हुए हैं। आप कभी भी पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो आजकल इन मिरर का यूज किया जाने लगा है। क्यों यूज किया जाता है? नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं किसी पहाड़ी रास्ते पे या सकरे रास्ते पे, तो जैसे मान लो ये सड़क गई हुई है ना, ये सड़क गई हुई है यहाँ से यहाँ तक, और अपनी गाड़ी जो है वो यहाँ से आ रही है। मान लो अपनी गाड़ी यहाँ पर है, अपन को इस साइड मुड़ना होगा, जाहिर सी बात है। इस साइड मुड़ना है तो हमें इधर से, मान लो अगर इधर से कोई गाड़ी आ रही है, इधर से कोई गाड़ी आ रही है, तो हमें वो दिखाई देगी क्या? नहीं देगी, क्योंकि पहाड़ है यहाँ पर, आगे की गाड़ी दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे मोड़ों पर क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे मिरर लगा देते हैं। ये मिरर जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, वैसे ये मिरर लगा देते हैं। तो ये मिरर इस एंगल पे थोड़ा सा तिरछा लगा हुआ रहता है, तो हमको क्या पता चल जाता है, हम इस मिरर में देखेंगे, हम इस मिरर में देखेंगे तो ये गाड़ी जो है वो हमको दिख जाएगी आती हुई। ऐसे ही सेम टू सेम इस वाले ड्राइवर को हम आते हुए दिख जाएंगे इस मिरर में। तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक्सीडेंट ना के बराबर होते हैं। अगर मिरर आपने सही से देखा है तो आप गाड़ी स्लो कर लोगे और सामने वाले को भी रास्ता दोगे और आप भी आसानी से निकल जाओगे। तो सड़क के तीक्ष्ण मोड़ पर, तीक्ष्ण मतलब तीखे मोड़, एकदम से चल रहे हैं और मोड़ आ गए हैं तो आपको दिखाई नहीं देता। नॉर्मली आप गलियों में भी देखोगे, अपने यहाँ जो घर की गलियां होती हैं, अपन जब जिन घरों में रहते हैं उन गलियों में भी ऐसा होता है। जैसे मान लो ये कोई गली है, अपना घर यहाँ पर है, मान लो इधर से एक और गली है, यहाँ से ऐसी रोड गई हुई है, और फिर यहाँ पर भी एक गली है। अगर अपना घर यहाँ पर है और हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जाते समय हमको इस साइड मुड़ना है, और इस साइड मुड़ते समय हो सकता है यहीं पर एक गाड़ी आ जाए, है ना, या फिर चलो मान लो इस साइड मुड़ना है, यहाँ से गए हम, इस साइड मुड़ना है, इस साइड मुड़ना है, हो सकता है यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है तो हम टकरा जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एक मिरर लगा दिया जाता है। इस मिरर से हम अगर जा रहे होंगे तो हमको भी दिख जाएगा इस मिरर में, और यहाँ से कोई आ रहा होगा तो उसको भी हम दिख जाएंगे कोई आ रहा हो। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि तीक्ष्ण मोड़ों पर किस प्रकार से इन दर्पणों का यूज किया जाता है। कौन से दर्पण यूज किए जाते हैं? उत्तल दर्पण यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं? ये छोटे से एरिया में बहुत बड़ा, देखो आप इस मिरर को ध्यान से देखोगे तो इसमें पूरी पहाड़ी दिख रही है। ध्यान से आपको देखोगे, इसमें देखो, ध्यान से देखोगे यदि, पूरी पहाड़ी दिख रही है। तो इस ये जरा से एरिया में उत्तल दर्पण क्या करता है, छोटे से एरिया में बहुत बड़ा प्रतिबिंब दिखा सकता है ना। इसके कारण से इन दर्पणों का यूज तीक्ष्ण मोड़ों पर किया जाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे अवतल दर्पण का यूज कहाँ किया जाता है और उत्तल दर्पण का यूज कहाँ किया जाता है। तो एक बार फिर से देख लो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कहाँ यूज किए जाते हैं। पहला दर्पण, अवतल दर्पण का यूज दंत चिकित्सक करता है, डीएसएस या फिर एसएसडी, याद रखो आप।
DSS भी याद करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डेंटिस्ट, सेविंग मिरर और सौर भट्टी के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर, ATM और सड़क के तीक्ष्ण मोड़ों पर किया जाता है। तो इसको आप इसकी ट्रिक कैसे बनाओगे? इसकी ट्रिक बनाओगे आप खुद से बनाओ, है ना। SMS, हाँ SMS समझते हो? SMS क्या होता है? SMS मतलब होता है शॉर्ट सर्विस मैसेजेस, शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो इसको कैसे याद रख सकते हो? SMS के थ्रू याद कर सकते हो। SMS, SM मतलब हो जाएगा साइड मिरर, और S मतलब हो जाएगा सड़क। सड़क मतलब रोड के किनारे, है ना। और इसमें A और जोड़ लो, SMS। मतलब एक SMS। A मतलब क्या हो जाएगा? SMS। SMS मतलब कि ATM, साइड मिरर और सड़क किनारे, है ना। तो SMS, ये तो केवल ट्रिक है, अपनी मर्जी से लगा सकते हो, आपको दिमाग लगाना है। अगर आपको ये इमेज छप गई ना दिमाग में तो सबसे बढ़िया है। आपको अगर ये इमेज जो मैंने आपको इमेज इसलिए लगा दी है मैंने उदाहरण के तौर पे, ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। अवतल दर्पण को देखते से याद आया कि यार डेंटिस्ट जो है, अगर डेंटिस्ट के पास जाओ या डेंटिस्ट का नाम आए तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, यार डेंटिस्ट जो है वो अवतल दर्पण यूज करता है उसके इक्विपमेंट में। अपन नाई के पास बाल कटवाने जाते हैं, या फिर गर्ल्स जो है वो पार्लर जाती हैं, पार्लर में मिरर देख के आपको तुरंत याद आना चाहिए कि अरे ये शेविंग मिरर होगा। शेविंग मिरर मतलब कि अवतल दर्पण होगा। ये नाई जो है या फिर जो पार्लर जो है वो लोग मिरर के रूप में शेविंग मिरर यूज करते हैं। उसके बाद सौर भट्टी, खाना पकाने में ये भट्टियों का आजकल यूज किया जा रहा है। अपने यहाँ इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन जहां पर गर्म मौसम होता है, जैसे अभी इंडिया में गर्मी पड़ रही है, तो अपन भी यूज कर सकते हैं इस सौर भट्टी का। इस सौर भट्टी में क्या होता है? सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और उस अवतल दर्पण में खाना पकाया जा सकता है ना। किसी ने अनम्यूट कर लिया क्या खुद को? हाँ, सौर भट्टी में खाना पकाया जा सकता है। ये काय के दर्पण के यूज हो गए? अवतल दर्पण के। उसके बाद उत्तल दर्पण के लिए तो साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है, ATM पर यूज किया जाता है, सड़क के तीक्ष्ण मोड़ों पर मैंने समझा दिया आपको किस तरह से यूज किया जाता है। ये हो गए किसके? अवतल दर्पण के उपयोग। फिर उसके बाद आज हम बात जो करेंगे, आज हम बात करेंगे काय की प्रतिबिंब बनने की स्थितियों की। बहुत सारी स्थितियां होती हैं, कैसी कैसी स्थितियां होती हैं वो हम बात करेंगे। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, आज हम बात जो करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं और कैसे कैसे हमें प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। उस प्रतिबिंब प्राप्त होने के लिए हमें एक टेबल की जरूरत होगी। वो टेबल, अगर आपके पास बुक है तो बुक में आपको पेज नंबर, अगर बुक है तो बुक खोलने की जरूरत नहीं है, बुक मत खोलो, मैं केवल पेज नंबर बता रहा हूँ, वो पेज नंबर नोट कर लो मैं किस पेज की बात कर रहा हूँ। 181 की बात कर रहा हूँ बस में, है ना। तो वो 181 पेज है, उसकी जरूरत पड़ेगी। उस पर एक टेबल बनी हुई है, तो उसकी उस टेबल का यूज कैसे करेंगे एक बार फिर से देखो। हम वापस आते हैं काय पे, पेंट पर, और पेंट पर फिर से आपको बना के बताते हैं कि कैसे हमें इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। सिलेक्ट ऑल करके डिलीट करो और एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में हमको काय की जरूरत पड़ेगी? ये टेबल बना ली हमने। इस टेबल में हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास 6 स्थितियां। अभी हम जो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं ना, हम अवतल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं, है ना। अवतल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं। वो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बन सकता है, तो वो हम एक टेबल बना लेते हैं फटाफट। नहीं बन पा रही है। 6 स्थितियां होंगी इसमें वस्तु की, है ना। 1, 2, 3, 4, 5,
6 ये 6 स्थिति हो गई। 6 स्थितियों में कॉलम कौन कौन से होंगे? 10 मिनट बचे हैं। 4 कॉलम होंगे। 4 कॉलम कौन कौन से? पहला होगा हम उसके सामने, किसके सामने? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रख रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी स्थिति होगी, अगर हम वस्तु वहां रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तीसरी स्थिति होगी कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। और चौथी स्थिति होगी प्रकृति, ये प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है ना। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे प्रतिबिंब, हम जो है वो मिरर के सामने, क्या बोलते हैं, दर्पण के सामने हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति कि वस्तु कहाँ रखी है हमने, है ना, वस्तु कहाँ रखी है। फिर उसके बाद दूसरी स्थिति देखेंगे अपन, दूसरी बात देखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। फिर उसके बाद चौथी देखेंगे प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार मतलब कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है। तो हमको ये वाली चीज चाहिए पड़ेगी, प्रतिबिंब का आकार, आकार आकार आकार, प्रतिबिंब का आकार। चौथा कॉलम ये रहेगा। और पांचवा कॉलम जो रहेगा वो रहेगा प्रतिबिंब, सॉरी, प्रतिबिंब की प्रकृति, है ना, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, ये होगा जिसका चौथा पॉइंट। इस प्रकार की टेबल बनेगी, है ना। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये 6 स्थितियां, मतलब इस टेबल को कैसे भरना है, एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा अवतल दर्पण के पास ले चलूंगा। उत्तल दर्पण की 2 स्थितियां हैं केवल, वो बताऊंगा कैसे होती है। पहले अवतल दर्पण के बारे में देखो। एक अवतल दर्पण बनाते हैं अपन। अवतल दर्पण बनाया मैंने, इसको इधर से काट दिया, उल्टी साइड से काटता हूँ, इधर से काट दिया। फिर उसके बाद इस पे कहाँ से पॉलिश करूंगा मैं, बाहर से पॉलिश कर दूंगा। तो ये बाहर से पॉलिश कर दी मैंने, पॉलिश कर दी तो क्या हो जाएगा, ये अवतल दर्पण बन जाएगा। इसके लिए एक मुख्य अक्ष बनाऊंगा मैं। मुख्य अक्ष कहाँ से होकर गुजरेगा, पोल से होकर गुजरेगा और वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। ये बना लिया मुख्य अक्ष। फिर से वही बात, ये इमेजिनरी होगा तो हमें डॉट डॉट के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। मैं हर बार बोल देता हूँ कि नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर भी बना देता हूँ मैं, है ना। ये हो गया मुख्य अक्ष। फिर उसके बाद अच्छा, इसमें इसमें कौन कौन से बिंदु होते हैं, ये ध्रुव होता है, इसको P से दर्शाते हैं, है ना। द्वारक ये होता है। और इस गोले का जो केंद्र होता है, मतलब केंद्र कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं जो केंद्र होगा उसको C से दर्शाते हैं। और एक फोकस बिंदु भी होता है जो कि बिल्कुल बीच में होता है। याद रखिएगा, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, हमेशा जो F बनेगा वो बिल्कुल दोनों के बीच में बनेगा। किन दोनों के बीच में, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बिल्कुल बीच में। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमेशा बराबर होगी, हमेशा हमेशा ही बराबर होगी। लेंस के केस में भी अभी यही पढ़ेंगे अपन, और दर्पण के केस में भी बराबर होती है। तो अभी आपको ये प्रूव करके ही बताऊंगा मैं ये कैसे बराबर होती है। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि ये कोई अवतल दर्पण है जिस पर ध्रुव है, फोकस है और वक्रता केंद्र है। ध्रुव जो मुख्य फोकस होता है वो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बिल्कुल बीच में होता है। ये 3 पॉइंट होते हैं। अच्छा, अगर मैं इसमें बताऊं कि इस दर्पण के हम 6 स्थिति के बारे में कौन कौन सी स्थितियां होती हैं कि वस्तु कहाँ कहाँ रखी जा सकती है, तो देखो, जाहिर सी बात है, दर्पण के पीछे यहाँ रखने से वस्तु कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ रखोगे तो यहाँ तो पॉलिश की हुई है, यहाँ प्रतिबिंब प्राप्त होगा ही नहीं हमें, तो दर्पण के सामने ही प्राप्त हो सकता है। दर्पण के सामने कहाँ प्राप्त हो सकता है, या तो अनंत पर हो, पहली स्थिति होती है अनंत। अनंत मतलब बहुत दूरी पर, जैसे उदाहरण के लिए सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा इतनी ज्यादा दूरी पर है कि हम उनको मान लेते हैं कि भैया वो जो है वो अनंत पर है। अनंत पर है मतलब बहुत ज्यादा दूरी पर है, बहुत ज्यादा दूरी पर है। फिर उसके बाद मान लेते हैं हम दूसरी स्थिति जो होती है, दूसरी स्थिति कोई मान लो ये वस्तु है ए और बी, ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ गई। अनंत मतलब कि यहाँ पर इनफाइनाइट होगा, जाहिर सी बात है बहुत दूर, इनफाइनाइट, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ गई।
एक स्थिति ये वाली होती है। फिर उसके बाद दूसरी स्थिति होती है कि वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर ही रख दें, वस्तु को कहाँ रख दें, वक्रता केंद्र पर ही रख दें। फिर उसके बाद तीसरी स्थिति होती है हम इसको आगे लाएं और कहाँ ले आए, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में ले आए कहीं पर, तो हम इसके बीच में आ गए। फिर उसके बाद चौथी स्थिति होती है हम इसको मुख्य फोकस पर ही ले आए, मुख्य फोकस पर वस्तु को रख दें। पांचवी स्थिति कौन सी, पांचवी की छठी, पहली स्थिति ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी है। अब छठवीं है। छठवीं कहाँ हो सकती है, ध्रुव और फोकस के बीच में ले आए हम वस्तु को, तो ये छठवीं स्थिति हो जाएगी। तो हमारे सामने 6 ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी जा सकती है। तो हम सबसे पहले तो वो 6 स्थितियां को उस टेबल में लिख लेते हैं। किस टेबल में, वो वाली टेबल जो अभी हमने बनाई है, तो वो वाली टेबल में लिख लेते हैं कि वो 6 स्थितियां कौन कौन सी है। मैं वापस टेबल पे जाता हूँ और 6 स्थितियां लिख लेते हैं। अच्छा एक काम करोगे, 5 मिनट का जो है वो फिर से आपको रीजॉइन करना पड़ेगा, तो आप क्या करो, रफ कॉपी में ये 6 स्थितियां एक बार आप भी बना लो, है ना। 6 स्थितियां कौन सी होगी, पहली स्थिति वस्तु की स्थिति, वस्तु सबसे पहले कहाँ रखी होगी, अनंत पर, अनंत पर, अनंत पर, पहली स्थिति होगी अनंत पर। दूसरी कहाँ होगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। हाँ बिल्कुल, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो आप भी ये टेबल बना लो, है ना, क्योंकि अपन को फिर से रिज्वाइन करना पड़ेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। फिर उसके बाद तीसरी स्थिति होगी वक्रता केंद्र पर, ये तीसरी स्थिति हो गई। चौथी स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता और फोकस के बीच में, आप लिख सकते हो मुख्य फोकस के बीच, बिल्कुल लिख सकते हो ऐसा, मुख्य फोकस के बीच, वक्रता और मुख्य फोकस के बीच। ये कौन सी स्थिति हो जाएगी, 1 2 3 4, चौथी स्थिति हो जाएगी। पांचवी स्थिति कहाँ होगी, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, मतलब पांचवी स्थिति में आपने वस्तु को कहाँ रख दिया, मुख्य फोकस पर रख दिया। एक और स्थिति की जरूरत है हमको, तो हम एक कॉलम और बनाएंगे, वो उस स्थिति में वस्तु कहाँ आ जाएगी, उस स्थिति में वस्तु आ जाएगी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, जो कि कौन सी स्थिति होगी, आखिरी स्थिति होगी, है ना। एक टेबल और फिर से मैं एक कॉलम और बना रहा हूँ, और मुख्य अगली स्थिति क्या होगी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, ये 6 स्थितियां होंगी हमारे पास, जिसके कारण हमें जो है वो ज्ञात करना पड़ेगी कि प्रतिबिंब, ये सारी चीजें हमको अब जो है वो भरना है। मैं टेबल फॉर्म करके बता रहा हूँ, बना के बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे करना है। तो अब जो है वो मैं वीडियो पुश मतलब बंद कर रहा हूँ, आपको रीज्वाइन करना पड़ेगा, वही लिंक से फिर से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, है ना, जो पुरानी लिंक दी थी अभी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसी से फिर से ज्वाइन कर लीजिए, टाइम खत्म हो रहा है क्योंकि, ठीक है, फिर से ज्वाइन करिए सब लोग।